Hello students, this is part 2 of chapter number 5 for class 9th. Before you proceed further, please make sure you have watched all the previous videos. In the last video, we took example of a house to understand the definition of cell. और हमने कहा था किसी हाउस की या किसी बिल्डिंग की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ब्रिक होती है. इन द सेम मैनर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट सेल होती है. अब हम इसी एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेंगे और सेल के बारे में आगे की चीज़ें लर्न करेंगे. हमें पता है व्हेन अ ग्रुप ऑफ ब्रिक्स ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर दे कैन फॉर्म अ वॉल. ब्रिक अगर एक मैनर में ऑर्गेनाइज करें तो ग्रुप ऑफ ब्रिक्स कैन फॉर्म अ वॉल एंड ग्रुप ऑफ वॉल्स कैन फॉर्म अ रूम and group of rooms can form a entire house or building. This is what? This is organization at different levels, starting with a brick, right? अब living organism के केस में देखते हैं. We know cell is the basic structural unit, so organization starts with cell only. Group of cells form tissue and group of tissues forms organ, जैसे कि आपका हार्ट, लीवर, किडनी. एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें आपका हार्ट, ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स, ये सारी चीज़ें मिलके क्या बना लेती हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बना लेती हैं. या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो किस किस ऑर्गन से मिलके बना है? आपके एलिमेंट्री कैनाल के सारे ऑर्गन्स और आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये सब मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेते हैं. तो कई सारे ऑर्गन्स मिलके ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कैन फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. नाउ ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स कैन डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म. ये क्या था? ये लिविंग वर्ल्ड में डिफरेंट लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन था. कुछ एनिमल्स हैं उनमें सिर्फ सेलुलर ग्रेड का ही ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपने देखा होगा अमीबा. सिंगल सेल एनिमल है, सिर्फ एक ही सेल है और सेलुलर ग्रेड का ही ऑर्गेनाइजेशन है. वैसे ही कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि यूप्लेक्टेला, पोरीफेरेंस जो हैं वहाँ से स्टार्ट हो जाता है टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन. जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा वैसे वैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन भी कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है. सिंपल ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होगा और जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा उतना उसका ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होगा, ऊपर के लेवल्स का होगा. तो ह्यूमंस का ऑर्गेनाइजेशन हम देखें तो उनमें प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम्स भी हैं. ठीक है. अब अगर मैं आपसे पूछूं एक पर्टिकुलर एरिया में मुझे ह्यूमंस का पॉपुलेशन बताइए, हाउ विल यू आंसर? व्हाट यू विल डू? यू विल सिंपली काउंट द नंबर ऑफ ह्यूमंस लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, और वही उस एरिया में उन ह्यूमंस का पॉपुलेशन होगा, राइट? जितने भी उस एरिया में ह्यूमंस रह रहे होंगे उनका नंबर काउंट कर लेंगे और वही उनका पॉपुलेशन होगा. तो बेसिकली आप क्या करें, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को उसका पॉपुलेशन कह रहे हैं. एक पर्टिकुलर स्पीसी का एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसी. वैसे ही ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस मिलके, अब एक पर्टिकुलर एरिया में एक से ज़्यादा पॉपुलेशन भी रह सकते हैं कि वहीं ह्यूमंस भी रह रहे हैं, वहीं कोई पॉपुलेशन बर्ड्स का हो, वहीं कोई पॉपुलेशन माइक्रोब्स का भी होगा, वहीं कोई पॉपुलेशन डॉग्स का हो सकता है. तो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस मिलके कम्युनिटी फॉर्म करते हैं और ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज़ मिलके एक पूरा इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं और ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम्स मिलके पूरा का पूरा बायोस्फीयर फॉर्म करते हैं. ये तो थी ऑर्गेनाइजेशन की बात. नाउ अगेन कम बैक टू सेल. सेल ऑर्गेनिज्म दो तरह के हो सकते हैं नंबर ऑफ सेल के हिसाब से. अभी हमने ऑर्गेनाइजेशन देखा तो नंबर ऑफ सेल्स किसी ऑर्गेनिज्म में कितना है उसके बेसिस पे हमने उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट इज यूनिसेल्युलर, सेकेंड इज मल्टीसेल्युलर. यूनि का मतलब क्या है? 1.
इज़ फॉर वन एंड सेल्यूलर वर्ड इज़ फॉर सेल। तो यूनिसेल्यूलर कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे? जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होगा। सिंगल सेल एनिमल्स आएंगे आपके यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। और मल्टी सेल्यूलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल सेल्स होंगे, तो इसलिए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे दो तरह के हो सकते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या होगा यूनिसेल्यूलर के और मल्टी सेल्यूलर के बीच में? तो जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होगा, पहली चीज़ तो यही कि उसकी बॉडी कैसी होगी, सिंगल सेल की मिलके बनी हुई होगी, ठीक है। और इसकी एक ही सेल की बॉडी है तो इसके सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा? ये एक ही सेल परफॉर्म करेगी, ठीक है। वहीं मल्टी सेल्यूलर के केस में अगर हम देखें तो मैनी सेल्स हैं। अब सारे तो सेल का क्या होगा, बहुत सारे सेल्स हैं तो हर सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। कोई सेल कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी, दूसरी सेल दूसरा फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी, राइट। सो मल्टी सेल्यूलर के केस में डिफरेंट फंक्शंस, अगर मैं स्टेटमेंट यहाँ पढ़ूँ तो द सेल्स हैव डुअल फंक्शंस, वन फॉर देमसेल्व्स एंड अदर फॉर द होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये एक बात हुई। दूसरी बात क्या है, जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के टच में रहती है उसकी पूरी सेल, कि ये एक सेल है, ये बाहर इन्वायरमेंट है तो उसके डायरेक्ट टच में है। वहीं मल्टी सेल्यूलर के केस में क्या होगा, मल्टीपल सेल्स हैं तो जो बीच वाले सेल्स होंगे, जो इंटरनल सेल्स होंगे, देखिए मैं कलर चेंज करके बताती हूँ, ये वाले सेल्स, अगर कोई मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और सपोज उसमें बहुत सारे सेल्स हैं तो उसकी जो सिर्फ सरफेस सेल्स हैं वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के टच में है, राइट। बीच वाले सेल्स, इंटरनल सेल्स तो नहीं होंगे ना डायरेक्ट इन्वायरमेंट के टच में। तो जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट टच में रहता है, जिसकी वजह से उसका कोई कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट नहीं होता। लेकिन मल्टी सेल्यूलर के केस में कांस्टेंट इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर पॉसिबल है, क्योंकि उसके सिर्फ सरफेस सेल्स जो हैं वही इन्वायरमेंट के डायरेक्ट टच में हैं, बाकी इंटरनल सेल्स बचे हुए हैं। तो उसकी बॉडी में एक कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन रह सकता है, लेकिन यूनिसेल्यूलर के केस में ये पॉसिबल ही नहीं है। एक ही सेल है और वो चारों तरफ से सराउंड है इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ठीक है। कोई डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता यूनिसेल्यूलर के केस में। क्यों नहीं होता डिवीज़न ऑफ लेबर? डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब क्या है, काम डिवाइडेड हो। लेकिन यूनिसेल्यूलर में तो एक ही सेल है तो सारे फंक्शन यही तो परफॉर्म कर रही है, तो किस बात का डिवीज़न ऑफ लेबर। लेकिन मल्टी सेल्यूलर के केस में तो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल पॉसिबल हैं, तो वहाँ डिवीज़न ऑफ लेबर होगा ही होगा। तो डिवीज़न ऑफ लेबर शो करते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। वहीं अगला पॉइंट क्या है कि इंजरी या फिर डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन कोज इंजरी और डेथ ऑफ द सेल ब्रिंग्स अबाउट द डेथ ऑफ इंडिविजुअल। अगर किसी एक सेल की डेथ हो जाए या उस इंजरी हो जाए तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म की ही डेथ हो जाएगी यूनिसेल्यूलर के केस में। ऐसा क्यों? अब सोचो, एक ही तो सेल थी, वही डैमेज हो जाए या उसी की डेथ हो जाए तो इसका तो सीधा सीधा मतलब यही है ना कि पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की ही डेथ हो गई। वहीं मल्टी सेल्यूलर के केस में क्या है, एक से ज़्यादा सेल हैं, है ना। मल्टी सेल्यूलर के केस में आपके पास एक से ज़्यादा सेल हैं, तो यहाँ किसी एक सेल को कोई इंजरी या इसकी डेथ हो भी जाए तो मिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल्स हैं, यहाँ पॉसिबिलिटी है कि इस सेल का फंक्शन कोई दूसरा सेल ले लेगा या फिर इम्यूनिटी के थ्रू कंपनसेट कर लिया जाएगा। मल्टी सेल्यूलर में तो टाइम टू टाइम नए सेल्स बनते भी रहते हैं, तो मल्टी सेल्यूलर के केस में एक सेल के डैमेज होने से ऑर्गेनिज्म की डेथ पॉसिबल नहीं होती है यूजुअली, ठीक है। दूसरा, जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उनमें कोई डिस्टिंक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर किसी भी तरह के
डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स नहीं होते हैं, क्योंकि एक ही सेल है, उसमें कोई ऑर्गन ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, तो ऑर्गन का सवाल ही नहीं बनता, सारा फंक्शन एक ही सेल से होता है। लेकिन मल्टी सेलुलर के केस में डिफरेंट सेल्स मिलके डिफरेंट ऑर्गन्स, मतलब आपने देखा है पहले टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से ऑर्गन्स बनाए जा सकते हैं। तो ये कुछ की डिफरेंसेस हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में। अब देखते हैं कि सेल कितने तरह का हो सकता है। देखिए, सेल हम अभी दो तरह का देख रहे हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, कि उसकी स्ट्रक्चर के हिसाब से एक्चुअली, कि सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या है, उस हिसाब से हमने सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। वन इज़ प्रोकैरियोटिक सेल, अदर इज़ यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता। अब वर्ड से ये मतलब समझेंगे कैसे कि रटना ना पड़े। ये कब होगा? देखिए वर्ड प्रोकैरियोटिक, प्रो इज फॉर प्रिमिटिव, है ना, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया वो सेल जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो। प्रिमिटिव न्यूक्लियस से क्या मतलब हो गया कि ये न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होगा। कैसे? कि अगर अब से 20 साल पहले के जो टेलीफोन्स थे, वो जितना, क्या उनमें वो टेक्नोलॉजीज थी जो आज के स्मार्टफोन्स में है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रिमिटिव थे, तो वो उनमें बेसिक फीचर्स थे, है ना, वो उस लेवल पे डेवलप्ड ही नहीं थे। जैसे जैसे टाइम पास होता गया, टेक्नोलॉजी नई एडवांस होती चली गई, कॉम्प्लेक्सिटी आती चली गई। लेकिन जो प्रिमिटिव सेल्स रहे होंगे, सेल्स के केस में अगर इसको देखें तो उनका ऑर्गेनाइजेशन बेसिक ही होगा, उनका न्यूक्लियस बेसिक ही रहा होगा। तो वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं था। लेकिन टाइम के साथ साथ जब जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है, तो फिर जो सेल्स आए होंगे उनका न्यूक्लियस वेल डेवलप हो गया होगा। लेकिन ये प्रिमिटिव सेल्स भी आज नेचर में हैं, आज भी। तो प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। वहीं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में वर्ड का मतलब देखिए, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन इज अगेन फॉर न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। ये था की डिफरेंस। अब और क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं? जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसमें न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ये इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, वो एब्सेंट होती है। और ये जो प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारी टर्म्स अभी आपने नहीं पढ़ी हैं, लेकिन इस चैप्टर के एंड तक आप उनको पढ़ चुके होंगे। तब वापस हम एक बार इस टेबल पे आएंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए। जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल वो जिसमें आपकी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है, डीएनए, आरएनए, ये न्यूक्लियोइड की फॉर्म में रहता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये एक वेल बाउंडेड न्यूक्लियस में रहता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर और ये सब यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि मैंने कहा बिल्कुल सिंपल सेल्स हैं, बेसिक सेल्स हैं, तो इनका फीचर्स, इनके ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेसिक है, तो इनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते। साइज स्मॉल होता है। राइबोसोम 70S प्लस हो सकते हैं। यूकैरियोटिक में देखें तो आप 70S प्लस 80S हो सकते हैं। वहीं एडिशनल डीएनए इनमें होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, प्लाज्मिड के फॉर्म में। लेकिन यहाँ यूकैरियोटिक सेल्स में जनरली प्लाज्मिड नहीं देखा जाता। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल सेल का होता है, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में यूजुअली मल्टी सेलुलर हम देखते हैं। और प्रोकैरियोटिक की एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरियाज आते हैं, और यूकैरियोटिक के केस में आपका एनिमल, प्लांट, फंजाई, प्रोटिस्ट, ये सब आते हैं। तो ये तो हुआ सेल का टाइप, उसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे। आगे हम सेल के बारे में बाकी चीज़ें लर्न करेंगे इन आवर कमिंग सेशंस। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।